बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हम मुख्तलिफ 4 किस्म के मटेरियल्स का पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि उनका ये ग्राफ अगर है तो क्यों है और कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से किस भी मटेरियल का कैसा ग्राफ क्यों बन रहा है। तो ये भी जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का एक हिस्सा है, क्योंकि इसके जरिए से भी हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में पता चलता है कि कोई भी सॉलिड या किस भी किस्म का मटेरियल अगर बिहेव करता है फोर्स देने के बाद, तो वो बिहेव कैसे करता है। ये लाइंस या ये ग्राफ्स हमें उनकी पूरी मतलब नेचर बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो मटेरियल साइंस है, जिसके अंदर जो फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ है, हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब ये जो आपके पास ग्राफ है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान है। इस ग्राफ को आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ भी कह सकते हैं, या आप इसको फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन का मतलब है फोर्स और स्ट्रेन का मतलब है कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन या उसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आई। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आप उसको कहें तो भी ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आप उसको कहें तो भी ठीक है, सिग्मा ईटा आप उसको ग्राफ कहें तो भी बात सेम ही है। बहरहाल ये जो आपके पास ग्राफ है, ये ऑब्टेन किया जाता है बाय ग्रेजुअली अप्लाइंग अ लोड टू टेस्ट कंपोनेंट एंड मेजर डिफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द टेंसाइल स्टैंडर्ड्स। मिसाल के तौर पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाई तो उसके अंदर स्ट्रेन कितनी आई, 10 न्यूटन स्ट्रेस दी तो उसके अंदर कितनी स्ट्रेन हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोड अप्लाई करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि उसमें स्ट्रेन कितनी कितनी आ रही है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर जो ग्राफ है वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक बुक है, मैं इसको डिफॉर्म करना चाह रहा हूँ। 5 न्यूटन फोर्स लगाई, 5 न्यूटन स्ट्रेस लगाई तो स्ट्रेन उसमें इतनी आई, 10 न्यूटन स्ट्रेस लगाई तो उसमें स्ट्रेन इतनी आई, और 15 न्यूटन स्ट्रेस लगाई तो उसमें स्ट्रेन इतनी आई। तो जिस जैसे जैसे स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ता जा रहा था। तो मैंने कहा कि भाई ये ग्राफ जो है वो इस हिसाब से इसका बन गया। तो ये जो ग्राफ है असल में हमें बताते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान क्या रिलेशन है। बाय ग्रेजुअली अप्लाइंग अ लोड ओवर द मटेरियल, मटेरियल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम लोड अप्लाई करते करते जाते हैं और देखते हैं कि उसका इफेक्ट या उसका अफेक्ट असर क्या पड़ता है उस मटेरियल की स्ट्रेन के ऊपर या डिफॉर्मेशन के ऊपर। अब यहाँ पर ये बात है कि ये जो आपके पास कर्व्स हैं या जो ये जो लाइंस हैं, ये रिवील करती हैं, ये शो करती हैं मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को बतलाती हैं, जिस तरह उनकी यंग्स मॉड्यूलस यानी कि उनमें इलास्टिसिटी या लचक है या नहीं, उनकी यील्ड स्ट्रेंथ के भाई वो कितना वो उनको हम एक्सटेंड कर पाएंगे, या उनकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है भाई उनको हम कितना खींच पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी उनकी हमें जाहिर हो जाती है इनकी इन ग्राफ्स के जरिए से। अब आपको आगे पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ्स ऐसे बन रहे हैं, इनसे हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या ये डक्टाइल हैं, क्या ये ब्रिटल हैं, क्या ये ताकतवर हैं, या ये प्लास्टिक है या इलास्टिक है। तो ये सब चीजें हम इन लाइन से पता चलाएंगे और यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हमें शो करता है कि हाउ मच मटेरियल डिफॉर्म्स या हाउ मच मटेरियल गेट्स स्ट्रेन वैल्यू और हाउ मच मटेरियल एक्सटेंड्स व्हेन द फोर्स और व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जा रही है तो उस टाइम इस ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन या इस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन का वैल्यू या इस ऑब्जेक्ट में जो डिफॉर्मेशन है वो कितनी आ रही है। बहरहाल यहां तक तो थी इसकी मुख्तलिफ छोटी छोटी डेफिनेशंस। मैं आपको इससे पहले इस ग्राफ में अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा आपको इस ग्राफ की पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि भाई ये जो वर्टिकल लाइन है ये शो करेगी स्ट्रेस को, यानी कि ये शो करेगी फोर्स को, कि भाई जितनी आप फोर्स ज्यादा देंगे उतनी लाइन का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, और उस फोर्स के नतीजे में जितनी स्ट्रेन आएगी या जितनी डिफॉर्मेशन आएगी वो आपकी पता चलेगी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब मिसाल मैं देता हूं आपको कि भाई मैंने इसको जो स्ट्रेस दी है वो 5 न्यूटन दी है। मैं यहां पर वैल्यूज लिख देता हूं।
यहाँ पर वैल्यू है एक का 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 और 5। मैं यहाँ पर ये देखता हूं कि भाई मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाई है या फोर्स लगाई है 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन लगाने की वजह से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 न्यूटन इधर ही है। उसके बाद जैसे ही मैंने फोर्स लगाई इसके ऊपर 3 न्यूटन, तो इसमें एक जो स्ट्रेन का वैल्यू आया है, यानी कि एक वैल्यू स्ट्रेन का आया। तो मतलब जैसे ही आपके पास 3 न्यूटन हुआ फोर्स या 3 न्यूटन स्ट्रेस लगी, तो इसका वैल्यू हो गया 1। तो ये मतलब आपकी लाइन ऐसे हुई। जैसे ही 4 हुआ, तो इसका जो वैल्यू है वो आपका कितने तक चला गया, 3 तक चला गया। तो हम कहेंगे कि जैसे ही वैल्यू 4 हुआ तो इसका वैल्यू जो है 4 तक चला गया, और जैसे वैल्यू 5 हुआ तो इसका वैल्यू जो है वो 4 तक चला गया। तो इस हिसाब से ये जो लाइन है ये इस तरह से वो बढ़ती जाती है। तो मतलब ये होता है कि भाई स्ट्रेस कितनी दे रहे हैं और उसके नतीजे में स्ट्रेन का वैल्यू क्या आ रहा है। अब मिसाल के तौर पर जब मैंने स्ट्रेस नहीं दी थी, जीरो था तो ये भी जीरो था। जब मैंने स्ट्रेस 1 दी तो ये भी 1 हुआ, तो मतलब 1। जब मैंने 2 फोर्स दी तो ये भी 2 हुआ, तो मतलब 2। जब मैंने 3 दिया तो ये भी 3 हुआ, तो मतलब 3। तो इस हिसाब से भी जो लाइन है वो बढ़ती जाती है कि भाई स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो ये जो बीच में लाइन होती है ये दोनों का रिलेशन हमें बताती है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का। तो इस तरह से ये जो आपके पास ग्राफ होगा वो हमें बताएगा। फिर जैसे ही कोई वैल्यू आएगा ये टूट जाएगा, तो टूटने से ये होगा कि ये लाइन बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। अब हम आते हैं इस ग्राफ की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज पर। देखिए इस ग्राफ के अंदर जो आपके पास है, इसके अंदर आप 4 किस्म के मटेरियल्स की लाइंस को पढ़ेंगे। पहले किस्म का मटेरियल है ब्रिटल मटेरियल, जिसको हमने शो किया है ब्लू लाइन से। दूसरे किस्म का मटेरियल है स्ट्रॉन्ग मटेरियल, मगर वो डक्टाइल नहीं है, उसको हमने जाहिर किया है रेड लाइन से। तीसरा किस्म का हमारे पास मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल, जो कि प्योरली डक्टाइल मटेरियल है, और इस किस्म के मटेरियल को हम विसो इलास्टिक मटेरियल भी कहते हैं। चौथे किस्म का मटेरियल आपके पास यहाँ पर है प्लास्टिक मटेरियल। अब यहाँ पर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और समझेंगे कि भाई ये जो लाइन यहाँ पर खत्म है अगर, तो ये मुड़ी क्यों नहीं है, ये यहाँ पर क्यों खत्म है। ये अगर थोड़ी मुड़ी है तो क्यों मुड़ी है, ये अगर इस तरह से हो रही है तो क्यों हो रही है, ये अगर इस तरह से सीधी आ रही है तो क्यों। इन सवालों के जवाबात आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप यहाँ पर इंतहाई बेहतरीन नमूने से और गौर के साथ सुनेंगे। सबसे पहला है आपके पास ब्लू लाइन, जो कि शो कर रही है ब्रिटल किस्म के मटेरियल को। अब ब्रिटल मटेरियल क्या होता है वो हमने डेफिनेशन एक्स्ट्रा लिखी है। हालांकि ब्रिटल डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, डक्टाइल डिफॉर्मेशन, ये मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर इंतहाई आसान लफ्जों में समझाई हुई है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें, अगर देखी है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट्स हैं। तो ब्रिटल मटेरियल एक किस्म का ऐसा मटेरियल होता है जो अचानक से ब्रेक हो जाता है विदाउट सम डिफॉर्मेशन व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। मिसाल के तौर पर कोई मटेरियल है, जैसे कि आपके पास शीशा होता है, अगर आप इस शीशे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये शीशा मुड़ेगा नहीं। मतलब फोर्स 5 न्यूटन लगाई, 10 न्यूटन लगाई, जितना इसके मतलब बर्दाश्त में होगा उतना ये बर्दाश्त करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी बर्दाश्त से एक आधा न्यूटन भी फोर्स बढ़ेगी तो ये जल्दी से टूट जाएगा, जो कि बता रहा है कि ये ब्रेक सडनली हो जाएगा आफ्टर द पॉइंट। मतलब इसमें डिफॉर्मेशन या लचक थोड़ी भी नहीं आएगी, वो जल्दी डिफॉर्म जो है हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऐसे किस्म के मटेरियल जिस तरह गिलास हैं और ये सेरेमिक मटेरियल है। अब यहाँ पर आप इसको देखें कि भाई ये जो मटेरियल है आपका हुक्स लॉ को ओबे करेगा या हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, कैसे हुक्स लॉ को ओबे करेगा, इसको आप समझें। अप टू द इलास्टिक लिमिट, जब तक इसकी लचक की लिमिट है, जब तक इसकी फोर्स को या स्ट्रेस को बियर करने की लिमिट है, तब तक ये आपका हुक्स लॉ को ओबे करेगा। मगर ब्रेक हो जाएगा सडनली आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम एक्सटेंशन या फ्रैक्चर पॉइंट। अब इसका ये ब्रेक होना फ्रैक्चर पॉइंट के बाद या उसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉइंट के बाद बता रहा है कि ये जो इस ग्राफ की ये जो लाइन है, ये लाइन आगे नहीं मुड़ेगी, यानी कि ये लाइन यहाँ पर स्ट्रेट ही बंद हो जाएगी।
इसका लाइन का ऐसे होना बताएगा कि इसमें डिफ़ॉर्मेशन आएगी या इसमें लचक आएगी या इसमें थोड़ी बहुत चेंजेज़ आएँगी उसमें शेप में। तो ये शेप में बिल्कुल यहाँ पर आने के बाद वो टूट जाएगा या वो ब्रिटल हो जाएगा या वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस किस्म के मटेरियल का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जो बताता है कि उसका स्ट्रेस के साथ-साथ स्ट्रेन तो बढ़ता जा रहा था, मगर जैसे ही उसकी ये फ्रैक्चर पॉइंट या मैक्सिमम उसकी एक्सटेंशन वाली पॉइंट आ गई, तो उसके बाद वो मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो रहा या उसके बाद वो मज़ीद जो है वो उसमें डिफ़ॉर्मेशन नहीं आएगी, वो वहीं बस टूट जाएगा। तो इस किस्म के जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं, उनकी लाइन ऐसे निकलती है और ऐसे बनाई जाती है, उनको बिल्कुल थोड़ा-सा भी मोड़ नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर आप अगर देखें दूसरा आपके पास जो मटेरियल है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग मटेरियल कहते हैं कि मगर वो डक्टाइल नहीं है। इसलिए हमने लिखा कि ये एक ऐसे किस्म का स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो कि डक्टाइल नहीं है, जिसको हमने यहाँ पर शो किया है रेड लाइन के साथ। अब इस किस्म के मटेरियल आपके पास वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं, यानी उनके पास जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। बियर्स हेवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग, वो बहुत ज्यादा लोड भी बर्दाश्त कर लेंगे ब्रेकिंग होने से पहले ही या वो टूटने से पहले, मगर वो डिफॉर्म नहीं होंगे ज्यादा मच बिफोर फ्रैक्चरिंग। वो फ्रैक्चर होने से पहले ज्यादा डिफॉर्म नहीं होंगे या ज्यादा उनमें जो लचक है वो नहीं आएगी या ज्यादा उनकी शेप में चेंजेस नहीं आएंगी। वो चेंज होने से पहले ही वो फ्रैक्चर हो जाएँगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो लाइन रेड लगाई है उसके अंदर ये थोड़ा-सा मोड़ आ रहा है। ये थोड़ा मोड़ बता रहा है कि ये इस पॉइंट के बाद बिल्कुल कम जो है वो इसके अंदर डिफ़ॉर्मेशन आएगी, मगर बिल्कुल उसके बाद वो टूट जाएगा। तभी हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो स्टीप कर्व है या ये जो शार्प कर्व है जो यहाँ पर है, ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो मटेरियल है, वो रेज़िस्ट करेगा स्ट्रेचिंग को, यानी कि वो रेज़िस्ट करेगा टेंसाइल एक्सटेंशन को या वो रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन को। लेकिन उसके अंदर अगर डिफॉर्मेशन आएगी तो वो बिल्कुल माइन्यूट आएगी और वो आने के एंड टाइम बाद वो फेल हो जाएगा एब्रप्टली विदाउट डिफॉर्मेशन, यानी कि वो जल्दी बगैर किसी ज्यादा डिफॉर्मेशन के वो टूट जाएगा। और इस किस्म के मटेरियल को हम कहते हैं कि इस किस्म के मटेरियल हाई स्ट्रेस को स्टैंड तो कर लेते हैं, उसको बर्दाश्त तो कर लेते हैं, मगर वो अचानक से ब्रेक हो जाते हैं विदाउट स्ट्रेचिंग मच, ज्यादा स्ट्रेच होने से पहले ही वो ब्रेक हो जाते हैं। इस किस्म के मटेरियल आपके पास स्टील वायर्स वगैरह होती हैं। और यहाँ पर आपके पास जो तीसरा मटेरियल है जिसको हमने शो किया है जो ग्रीन लाइन है उसके साथ, ये डक्टाइल मटेरियल है। अब डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? ये मटेरियल आपका स्ट्रेच हो सकता है छोटी-छोटी वायर्स में या ये आपका मटेरियल बेंट हो सकता है, मुड़ सकता है विदाउट ब्रेकिंग। यानी अगर आप इस किस्म के मटेरियल को डिफॉर्म करना चाहेंगे, तो वो डिफॉर्म होने के साथ-साथ या डिफॉर्म होगा या बेंट होगा, मगर वो डिफॉर्म या बेंट होने के साथ वो टूट नहीं जाएगा, वो मुड़ेगा, मुड़ नहीं मतलब मुड़ने वाली कंडीशन में भी वो रह पाएगा। ऐसे नहीं है कि वो थोड़ा-सा जैसे ही मुड़ेगा वो टक करके टूट जाएगा, ऐसे नहीं है। वो मुड़ेगा इज़्ज़त के साथ, वो मुड़ता ही अब अपनी पोज़ीशन मुड़ने वाली ही रख पाएगा। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि ये जो डक्टाइल मटेरियल है, ये अपने अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, यानी लचक की प्रॉपर्टी भी रखते हैं और अपने अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी भी रखते हैं। या इलास्टिक डिफॉर्मेशन हम ऐसी डिफॉर्मेशन को कहते हैं कि भाई उसके अंदर लचक आए, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये बताती है कि भाई लचक तो आएगी उसके अंदर मगर फिर वो वापस अपनी जो पोजीशन में नहीं जाएगा। तो इस किस्म के मटेरियल आपके पास इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दोनों रखते हैं, वो डक्टाइल मटेरियल है। जिस तरह कॉपर की वायर है या जिस्त की वायर है, अगर आप जिस्त की वायर को मोड़ना चाहेंगे तो वो मुड़ लेगी। मुड़ने के बाद वो वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगी, जो बता रहा है उसका मुड़ना बता रहा है कि उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है।
मुड़ने के बाद उसका अपनी जगह पर वापस ना जाना बता रहा है कि उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हुई है। जिस तरह आपके पास शादियों के अंदर जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है उसके अंदर आप रोटी को बंद करके आपको दिया जाता है ताकि रोटी ठंडी ना हो जाए, तो वो जो प्लास्टिक टाइप जो आपके पास एल्यूमिनियम फॉयल होती एल्यूमिनियम की ही है, उसकी भी जो आपके पास अगर देखे उसमें लचक भी होती है और उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है, यानी उसको अगर आपने मुड़ लिया तो वो मुड़ ही रहेगी, वो वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगी। तो इस किस्म के मटेरियल आपके पास डक्टाइल मटेरियल है, और डक्टाइल मटेरियल्स को हम विसो इलास्टिक मटेरियल भी कहते हैं। विसो इलास्टिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो आपके इलास्टिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं और फ्लूइड लाइक बिहेवियर भी रखते हैं, यानी उनके अंदर लचक वाली प्रॉपर्टी भी है, उनके अंदर फ्लूइड लाइक बिहेवियर भी है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये मोल्टन गिलास है, पिघला हुआ शीशा या पिघला हुआ लोहा अगर आपके पास आपने देखा हो, यानी शीशा अगर आपके पास पानी की शेप में या मोल्टन शीशा आपको मिले तो वो अपने अंदर लचक भी रखता है और अपने अंदर फ्लूइड वाली प्रॉपर्टीज भी रखता है। फ्लूइड वाली प्रॉपर्टीज रख रहा है मतलब वो विस्कोसिटी है, और लचक वाली प्रॉपर्टी रखता है मतलब वो इलास्टिक भी है। तो इस हिसाब से इस किस्म के मटेरियल को हम विसो इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, या उनको विसो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये आपके पास शो कर रही है डक्टाइल मटेरियल को या विसो इलास्टिक मटेरियल्स को, जो कि डिफॉर्म होते हैं ओवर टाइम अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। उनको एक कांस्टेंट फोर्स दी जाती है, वो वक्त के साथ साथ उनमें डिफॉर्मेशन आती जाती है। इनिशियली इस किस्म के जो मटेरियल होते हैं वो इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं सिमिलर टू द रेगुलर इलास्टिक मटेरियल, जिस तरह दूसरे इलास्टिक मटेरियल या लचक वाले मटेरियल होते हैं ये वैसे ही बिहेव करते हैं। मगर ओवर टाइम इट कंटिन्यूज टू फॉर्म ग्रेजुअली इवन इफ द फोर्स रिमेन कांस्टेंट। भले ही उनके ऊपर लगाई जाने वाली स्ट्रेस या उनके ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स एक जैसी हो, बराबर हो, सेम हो, मगर वक्त के बाद भले वो फोर्स में कोई चेंजेस ना आए लेकिन कुछ वक्त के बाद उनमें डिफॉर्मेशन आती जाएगी। अब ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ टाइम के बाद भले उनमें फोर्स की वो जो मतलब मिकदार है वो ना बढ़े या ना कम हो, फोर्स उतनी ही रहे, मगर कुछ टाइम के बाद वो मटेरियल खुद ब खुद ही डिफॉर्म होना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर डिफॉर्मेशन कुछ टाइम के बाद आ रही है। कुछ टाइम के बाद तक उसने कंप्लीटली इलास्टिक बिहेव किया और कुछ टाइम के बाद उसमें डिफॉर्मेशन आती जा रही है। अब ये डक्टाइल मटेरियल होते हैं। फिर उसके बाद इवेंचुअली इट रीचेस अ मैक्सिमम एक्सटेंशन और क्रीप लिमिट। अब इसमें कुछ हद तक तो वो इलास्टिक था कंप्लीटली, और कुछ टाइम के बाद उसके अंदर थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशंस आई, आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीलियां आ रही हैं। लेकिन उसके बाद भी एक लिमिट आएगी जिसको हम क्रीप लिमिट या मैक्सिमम एक्सटेंशन लिमिट कहते हैं, जिसके बाद बियॉन्ड विच इट फेल्स, और वो फेल हो जाता है, फिर वो टूट जाता है, फिर उसकी वो प्रॉपर्टी जो आपके पास ये है डक्टाइल वाली वो नहीं रहती। अब आपके पास दूसरा है पर्पल लाइन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है प्लास्टिक मटेरियल के लिए। पर्पल मेरे पास कोई पेन नहीं थी, इसलिए हमने रेड को और ग्रीन को मिक्स करके यहाँ पर पर्पल लाइन बनाई है जुगाड़ करके। तो ये जो पर्पल लाइन आपके पास है वो शो कर रही है प्लास्टिक मटेरियल को। अब प्लास्टिक मटेरियल आपके पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है विदाउट रिटर्निंग टू ओरिजिनल शेप। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में अगर आपने किसी मटेरियल को ब्रेक किया, किसी मटेरियल को डिफॉर्म किया, तो डिफॉर्म होने के बाद वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं जाएगा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक कहते हैं। अब ये अगर ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा रहा, हालांकि उसके ऊपर से फोर्स को रिमूव किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि भाई मैंने इसको डिफॉर्म किया, डिफॉर्म हुई, फिर मैंने इसके ऊपर से फोर्स को रिमूव कर दिया, मगर फिर भी अगर ये अपनी जगह पर वापस ना जाए तो फिर हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर जो है वो कौन सी डिफॉर्मेशन आई है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आई है। तो ऐसे मटेरियल जिनको आप डिफॉर्म करें, जिनकी आप शेप को चेंज करें, मगर वो अपनी जगह पर या अपनी शेप ओरिजिनल में वापस ना जाएं,
तो फिर उन किस्म की डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इस किस्म के मटेरियल को हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। अब प्लास्टिक मटेरियल जो है आपके वो परमानेंट डिफॉर्मेशन को शो करते हैं, मतलब एक मर्तबा डिफॉर्म हुए तो बस हुए, फिर वापस वो नहीं जाएंगे। डज नॉट फॉलोज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि भाई अगर आपने किसी चीज को खींचा, छोड़ेंगे, यानी फोर्स को छोड़ेंगे तो फिर वो अपने वापस में जाएगा। अगर आपने किसी चीज को कंप्रेस किया, हाथ दूर करेंगे तो स्प्रिंग की तरह फिर वो वापस पीछे लौट आएगा। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की मदद से अगर आपने किसी चीज को आगे धक्का देकर दिया तो वो आगे ही सुकड़ जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज को खींचा, खींचने के बाद वो बड़ा हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, मगर वो वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगा। तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक मटेरियल कहता है कि वो अपनी जगह पर वापस नहीं जाएगा, मगर हुक्सला कहता है कि भाई F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, किसी चीज को खींचेंगे वो वापस जाएगा, अगर आप किसी चीज को आगे धक्का देंगे वो पीछे आएगा। तो ये इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हुक्स लॉ के हिसाब से ओबे हो रही हैं, मगर प्लास्टिक मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। वो खींचने के बाद खींचता ही रह जाएगा, सुखाड़ने के बाद, कंप्रेस करने के बाद कंप्रेस्ड ही रह जाएगा, वापस नहीं आ रहा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं जा रहा। तो ये प्लास्टिक मटेरियल्स आपके हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। इमीडिएटली डिफॉर्म्स विदाउट रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप। जल्दी से, अचानक से डिफॉर्म हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल शेप में जाने से पहले ही, और वो कंटिन्यूज करते हैं डिफॉर्म्स एज फोर्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होती जाती है वो डिफॉर्म होते जाते हैं, उनमें कोई भी तब्दीली, मतलब कोई भी उनमें फिर वापसी नहीं होती। फोर्स देते जाएं डिफॉर्मेशन होती जाएगी, फोर्स देते जाएंगे डिफॉर्मेशन होती जाएगी, तब तक होती जाएगी जब तक वो टूट नहीं जाते, अल्टीमेट उनमें फ्रैक्चर नहीं आ जाता, या वो ब्रेक नहीं हो जाते अंडर द हाई फोर्स। तो इस किस्म के जो आपके पास मटेरियल्स हैं वो आपके पास ये है प्लास्टिक मटेरियल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है आपकी, ये इलास्टिक स्ट्रेस के हिसाब से इतनी बड़ी है और स्ट्रेन के हिसाब से इतनी आ गई है। ये बता रहा है कि आपने स्ट्रेस यहां से लेकर यहां तक थोड़ी ही अप्लाई की, लेकिन स्ट्रेन इसकी यहां से लेकर यहां तक आ गई, यानी थोड़ी ही स्ट्रेस पर उसमें स्ट्रेन ज्यादा आ गई है, थोड़ी ही आपने उसमें फोर्स लगाई, उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आ गई है। ये लाइन, ये इस किस्म की लाइंस बताती हैं कि उनके अंदर प्लास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं या उनके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो सही नमूने से और आसान नमूने से समझ आई। कुछ चीजें हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्लूड की हैं ताकि आपके लिए इन टॉपिक्स को समझना आसान हो जाए। तो आई होप कि आपको ये काविश अच्छी लगी होगी। तो आप जरूर हमें कमेंट करें और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ हमें जरूर रिकमेंड करें ताकि उनको भी इस किस्म के जो लेक्चर्स हैं उनसे फायदा हो सके। तो आई होप कि आपको लेक्चर जरूर पसंद आएंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।